मेरे प्रिय संस्कृत के छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का संतोष आश्रम गुरुकुल की यूट्यूब कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कविकुल गुरु कालिदास पाठ के 10वें गद्यांश अंतिम गद्यांश की विस्तृत व्याख्या करेंगे, विस्तृत व्याख्या को देखेंगे। हमने शुरू से देखा कि पहले गद्यांश में महाकवि कालिदास किस तरह से ये निबंध लिखा गया, पहले इसको हम ध्यान देंगे कि पहले गद्यांश में महाकवि कालिदास कैसे हैं, दूसरे में उनका जन्म, उनका वंश, समय, तीसरे में भी यही सिद्ध किया गया, चौथे में भी सिद्ध किया गया, फिर पांचवें में उनकी रचना कुशलता, उनके महाकाव्य, किस तरह से निबंध लिखा। क्योंकि ये ध्यान दीजिए, निबंध जो है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। किस लिए? क्योंकि आपको कक्षा 10 में निबंध भी लिखने हैं। निबंध आपकी परीक्षा में 8 नंबर का आएगा। तो निबंध लिखने की शैली को थोड़ा समझो। देखिए, हमको कक्षा 10 नहीं पास होना है, हमको एक शैली अपने अंदर लानी है ताकि हम भविष्य की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर बैठे, सफलता हमारे हाथ में हो। तो यही है निबंध लिखने की शैली। अगर हम मन से पढ़ें, 8 लाइन का निबंध हम याद करके गए, परीक्षा में लिख दिए, उससे क्या होगा? केवल हम पास होंगे। लेकिन जब हम शैली से लिखेंगे, हम सीख जाएंगे निबंध लिखना, तो किसी भी विषय पर निबंध आएगा, हमको याद नहीं करना पड़ेगा, हम बिना याद किए लिखेंगे। और उसका परिणाम क्या होगा कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर बैठेंगे तो सफलता हमको तुरंत मिलेगी। तो इस तरह से रचना में क्या विशिष्टता है, क्यों महाकवि हुए, सारी बातों को बताते हुए अब अंतिम में निबंध का होता है उपसंहार। तो अंतिम गद्यांश में उपसंहार कर रहे हैं। अब सर्वप्रथम हम गद्यांश का उच्चारण देखेंगे। देखिए, परीक्षा में आप जब भी संस्कृत विषय को पढ़ें, किसी भी विषय को पढ़ें, एक बार इसका उच्चारण जरूर करें। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो यह उच्चारण जो है आपके दिमाग में, मस्तिष्क में प्रवेश करेगा। और परीक्षा के समय जब ये आपके प्रश्न पत्र में आपको दिखाई देगा, तो आपका मस्तिष्क जो है आपको तुरंत सूचित करेगा, अरे ये तो आपने पढ़ा है। और जब आप उच्चारण करके पढ़ेंगे, तो यदि आपको मान लो कहीं पे कोई गलती हो रही है, तो अगर कोई सुन रहा है तो आपको बताएगा, अरे बेटा ये गलती कर रहे हो, या फिर अरे बिटिया रानी ये गलती कर रहे हो। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी सब बातें होती। और उच्चारण करने से आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा। तो सबसे पहले एक बार तो जरूर इसका उच्चारण करें। तो उसका उच्चारण पहले देखेंगे। आहि भवतः सिंधु वेलाम यावत् विकीर्णाः भारत गौरव गाथाः कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धाः रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकानन आदीनां यादृक् स्वाभाविक मनोहारि च चित्रणं लभ्यते स्वचक्षुषान् अवलोक्य तदसंभवम् अस्ति। तथाविध तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षं समुद्रढ़यति। सन्तु तत्रान्यल्पाः संस्कृत कवयः, किन्तु कस्यापि कालिदासेन सात्म्यं नास्ति, साधुक्तं केनचित् कालिदासानुरागिणा। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कविर्भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। अनामिका सार्थवती बभूव। इस तरह से हमने उच्चारण देखा। अब हम व्याख्या की तरफ प्रस्थान करेंगे। इसका संदर्भ तो आप लिखना जानते हैं। प्रसंग जो है इसका मुख्य होगा, जो ये प्रस्तुत गद्यांश है, इसमें संपूर्ण महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त का निष्कर्ष निकाल करके रखा गया है, उनकी रचनाओं का निष्कर्ष निकाल के रखा गया है।
और महाकवि कालिदास किस श्रेणी के कवियों में आते हैं इसका वर्णन है। तो किसी भी ढंग से आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा जरूर। देखिए, निबंध लिखना, व्याख्या करना, पढ़ना, ये सब बहुत जरूरी होता है। अभी परीक्षा के लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी भविष्य की तैयारी के लिए या छोटी छोटी या जब आप यहाँ पर मेहनत करती हैं तो वही आपको आगे जा कर के एक सुंदर सा परिणाम दिलाती है। देखते हैं, आहि भवतः, आहि भवतः यानी सिंधु वेलाम यावत। अब यहाँ से करें आहि भवतः यानी जहाँ से शुरू होता है सिंधु वेलाम आवत, हिमालय पर्वत से लेकर सिंधु वेलाम समुद्र के तट तक विकीर्णाह फैली हुई। देखिए, विकीर्णाह बहुवचन है। भारत गौरव गाथा, भारत की गौरव गाथा कालिदासेन, कालिदास के द्वारा स्वकृतिषु उपनिबद्धा, अपनी रचनाओं में उनको बहुत कुशलता के साथ, बड़ी योग्यता के साथ बांधा गया। यानी पर्वत, हिमालय पर्वत से लेकर कहाँ तक, समुद्र के तट तक, यानी उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत के अंतिम सीमा तक क्या किया इन्होंने। जितनी भारत में गौरव की गाथाएं हैं, जितनी कथाएं थी, उन सभी को अपनी रचनाओं में बांधने का प्रयास किया। अब आप देखो उत्तर भारत की क्या विशेषता, ये सब देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने दिमाग में भारत का मानचित्र बैठाओ। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत पर क्या होता है, उसके नीचे आइए कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और चलिए धीरे धीरे नीचे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। देखिए कैसे कैसे सारी जगह की संस्कृतियाँ, सारे जगह के रीति रिवाज, सारी जगह की सारी सभ्यताएं एकदम बदलती चली जाएंगी। ऐसा है भारत। आप पूरब में चले जाइए, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, वहाँ की संस्कृति दूसरी होगी। नीचे आइए पश्चिम में जाइए, महाराष्ट्र, गुजरात, बीच में आइए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब की सारी व्यवस्थाएं लगूँ। एकदम दक्षिण में चलिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बेंगलोर, यहाँ सब की सारी व्यवस्थाएं अलग हों। तो यही है जो कि इसको अपनी रचना में बांधना सबसे कठिन काम है, और भी एकदम अच्छे से बांध देना ये तो सबसे कठिन था, लेकिन कालिदास ने इसको एकदम सरलता से अपनी रचना में बांधा। यही इसीलिए तो महाकवि है ना। समुद्र, हिमालय पर्वत से लेकर के समुद्र के तट तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदास ने अपनी रचनाओं में बांधा। रस्सी से नहीं, अपनी कलम, अपनी लेखनी से बांधा है। आगे देखो, रघुवंशे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहरं च चित्रणं लभ्यते सचक्षुषान् अवलोक्य तद संभवम् अस्ति। अब बता रहे हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्होंने क्या किया है। रघुवंश में, मेघदूत में, अब देखिए च है ना, च को पहले लाइए, कुमार और कुमार संभव में। रघुवंश में, मेघदूत में और कुमार संभव में, तीनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन। भारत देशस्य, भारत देश के, षष्ठी विभक्ति एक वचन। विविध भूभागा नाम, विभिन्न भूभागों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। देखिए भूभाग एक नहीं है, बहुत सारे हैं ना, इसलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन। गिरि कानन आदि नाम, गिरि मतलब पर्वत, कानन मतलब जंगल, पर्वतों और जंगलों का। यादृक जिस ढंग का, स्वाभाविकम स्वाभाविक, मनोहारी मनोहर, और च पहले आ जाएगा, स्वाभाविक और मनोहर। चित्रणम लभ्यते, चित्र प्राप्त होता है। स्वचक्षुषान अवलोक्य तद संभवमस्ति, अपनी आँखों से देख करके भी वही संभव है। कहने का इनके तात्पर्य है कि रघुवंश में, मेघदूत में और कुमार संभव में भारत देश के विभिन्न भूभागों का, पर्वतों का, जंगलों का जैसा स्वाभाविक और मनोहर चित्रण प्राप्त होता है, वह अपनी आँखों से देखकर भी वही संभव होगा। अर्थात इन्होंने रघुवंश में जैसे वर्णन किया अयोध्या नगरी का, वहाँ की सारी विशेषताओं का, तो वैसा ही है।
मेघदूत में अलकापुरी, उज्जैनी, रामगिरी पर्वत। तो जैसा इन्होंने लिखा वो आज आप जा करके देखेंगे तो ठीक वैसा, कितनी दूर दृष्टि वाले कवि थे ये। आज आप जा करके वहाँ पर देखिए, आपको ठीक वैसे ही सब मिलेगा। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के लिए कैलाश पर्वत तक गए, वहाँ पर इन्होंने जैसा वर्णन किया वही आपको मिलेगा। तो यही है कि अलग अलग स्थानों का इन्होंने अपनी रचनाओं में रेशम जो चीन में होता था उसका कितना बढ़िया। तो बहुत सारी ऐसी अभिज्ञान शाकुंतल जितनी रचनाएं हैं उनमें उन्होंने भारत के सभी भूभागों को दर्शाया है। मसालों के लिए केरल, सबको दर्शाया, और ऐसा दर्शाया कि वो मनोहर भी है। ये नहीं कि मन को अच्छा ना लगे, पता नहीं क्या क्या लिख दिए, नहीं, जो लिखे अच्छे से लिखे, मन से लिखे, और जैसा भी है एकदम नंबर 1 सर्वोत्तम। और जो जो चित्र इन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाए हैं वही चित्र यदि हम अपनी आंखों से देखते हैं अभी वर्तमान में, तो वही चित्र एकदम साक्षात दिखाई पड़ता है। यह इनकी विशेषता है। आगे देखेंगे, तथा विधम यस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रढ़यत्। तथा विधम बोल रहे हैं उसी प्रकार से, तस्य देश प्रेम, उनका देश प्रेम, तस्य काव्योत्कर्षम, उनके काव्य के विकास को समुद्रढ़यत् मतलब बढ़ावा देता है और उनके काव्य के विकास में सहायता देता है। वास्तविक बात है, उन्होंने जैसा देश प्रेम अपनी रचनाओं में दिखलाया है उसको पढ़ने के बाद जो देशभक्त होगा उसको ये भी बहुत अच्छे लगेंगे, इनकी रचना भी बहुत अच्छी लगेगी। इतना अच्छा देश प्रेम की जो भावना है इन्होंने दिखाई है वो और कोई, बहुत लोगों ने दिखाया, लेकिन ऐसा सुंदरता, ऐसी रचना शैली बहुत कम नहीं। तो वही, और ये जो विशेषता है देश प्रेम दिखाने की, इसी के कारण क्या हुआ, यही कारण है जो कि इनकी रचनाएं अत्यधिक विकास को प्राप्त हुई, ये अत्यधिक एक महाकवि के रूप में जाने लगे। संतु तत्रान अल्पाह संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। अब अंतिम में लिख रहे हैं, संत मतलब ठीक है, हैं, तत्रान अल्पम, यहाँ पर भी कुछ कवि हैं, अल्पान मतलब बहुत थोड़े, संस्कृत कवयः संस्कृत के कवि हुए, किंतु लेकिन कस्यापि कोई भी कालिदासेन कालिदास से साम्यम नास्ति बराबर का नहीं। बहुत सारे छोटे मोटे कवि हुए, अब भी बहुत सारे कवि हैं, लेकिन ये कहिए कि कोई कालिदास के बराबर हुआ तो ऐसा कोई नहीं। तो हुए, कोई ये नहीं कर रहे हैं कि जो निबंध लिख रहा है वो ये नहीं कर रहा है नहीं कोई कवि नहीं हुआ, हुए थोड़े बहुत कवि हुए संस्कृत के, लेकिन जो हुए वो कालिदास की बराबरी न कर सके, न बराबर हैं। इसके लिए उन्होंने एक श्लोक दिया है, लिख रहे हैं, साधुक्तम केनचित कालिदास अनुरागिया। कह रहे हैं साधुक्तम ठीक ही कहा है, केनचित मतलब किसी ने, कैसे व्यक्ति ने, जो कालिदासान अनुरागिया, जो कालिदास से प्रेम करता है, कालिदास की रचनाओं से प्रेम करता है, ऐसे उस व्यक्ति ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है इस श्लोक में, बहुत बढ़िया बात लिख रहे हैं, पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे। पूरा मतलब प्राचीन, कवि नाम कवियों की, एक कवि, अब यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, गिनती के प्रसंग उत्पन्न होने पर। जैसे कभी किसी का मन हुआ चलो भैया देखते हैं प्राचीन कवि में कौन सर्वश्रेष्ठ है, नंबर 1, तो उंगली से जब हम आप गिनती करते हैं तो हमारी उंगली पर हम कनिष्ठिका उंगली के सबसे ऊपरी खाने से, सबसे ऊपरी स्थान से गिनना प्रारंभ करते हैं। तो वही लिख रहे हैं, कनिष्ठिका अधिष्ठित, कनिष्ठिका के ठीक ऊपर वाले भाग पर अधिष्ठित बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है, कालिदास, महाकवि कालिदास। प्राचीन कवियों के गणना के प्रसंग में महाकवि कालिदास जो है वो कनिष्ठिका उंगली के सबसे ऊपर स्थित हैं। आप लोग जब कानी गिनती शुरू कीजिए, कानी उंगली को देखिए, या फिर उसको कनिष्ठिका, संस्कृत में ठेठ अवधि में कानी कहते हैं, ठीक, हम लेकिन संस्कृत का प्रयोग जब करेंगे तो कनिष्ठिका, कनिष्ठिका उंगली को आप देखिए, कनिष्ठिका उंगली के ऊपर वाले भाग से जब गिनती करेंगे तो नंबर 1 क्या है, कनिष्ठिका उंगली का ऊपर भाग। तो इस पर कौन बैठा है प्राचीन कवि गणना में, महाकवि कालिदास बैठे हैं, और जितने कवि हुए सब इसके नीचे हैं। अब बोल रहे हैं उस तब से लेकर के आज तक, अद्याप आज भी, तत्तुल्य कबीर, उनके समान कबीर, भावाद मतलब हुए, लेकिन आज तक जो है उनके समान बहुत सारे कवि हुए, लेकिन वे लोग कहाँ बैठते हैं, अनामिका सार्थवती बहु, अनामिका को ही बैठने योग्य, अनामिका पर ही रहने योग्य हुए। अब देखिए कनिष्ठिका से
कनिष्ठिका के बाद अनामिका। यानी कोई भी पहला दूसरे तीसरे पे कोई यही नहीं, चौथे पाँचवें छठवें पे सबका नंबर लग रहा है। तो यही है कि आज तक जो है उनके समान कोई कवि नहीं है। जो हुए कुछ बराबरी लायक, वो कहाँ पर बैठने योग्य हैं? अनामिका उंगली पर, वो भी कनिष्ठिका उंगली, यानी सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पहले नंबर के बाद। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में कवि नहीं हुए आज भी हो रहे हैं, लेकिन वो लोग कालिदास के कहाँ हैं? बहुत पीछे। रचनाएं बहुत सुंदर है, लेकिन वो जो गुण, जो क्वालिटी, जो विशेषता आपके अंदर कालिदास जी के अंदर है, वो ढूंढने पर नहीं है। तो कुल मिला करके कहने का यही है। पूरे पाठ का आपका जो ये हमने संस्कृत व्याख्या देखी, तो अंत में इन्होंने उपसंहार रूप ऐसे ही आपको निबंध लिखना। किसी भी विषय पर आप निबंध लिखें तो सबसे पहले निबंध क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, फिर आगे मान लीजिए निबंध में क्या क्या बातें हैं आपकी, क्या विशेषता है, और अंतिम में उपसंहार की यह किस लिए जरूरी है। हर जगह यह क्यों है। जैसे इस पाठ को आप पूरी व्याख्या को समझो, पढ़ो और इसी के आधार पर निबंध लिखने का प्रयास करो, आपका निबंध एकदम मजबूत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निबंध आपकी रचनाएं होंगी, लेकिन पहले समझो इस पूरे पाठ को। एक बार शुरू से इसका अर्थ देख लो। पर्वत से लेकर के समुद्र तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदास ने अपनी रचनाओं में बांधा। रघुवंश में, मेघदूत में और कुमार संभव में भारत देश के विभिन्न भूभागों का, पर्वतों का और जंगलों का जैसा स्वाभाविक और मनोहर चित्रण प्राप्त होता है, वह अपनी आंखों से देख करके ठीक वैसा ही संभव है, वही दिखाई देता है। उसी प्रकार से उनका जो देश प्रेम है, उनके काव्य के विकास को बढ़ावा देता है, सहायता करता है। संत हुए हैं कुछ थोड़े बहुत कवि वर्तमान में भी, लेकिन कोई भी कालिदास के बराबर नहीं है। साधुत्तम किसी ने बहुत सुंदर बात कहा कालिदास की रचनाओं से, और कालिदास से प्रेम करने वाले किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा बात कही, बहुत सुंदर बात कही कि प्राचीन कवियों की गणना के प्रसंग में महाकवि कालिदास कनिष्ठिका उंगली के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित होते हैं, बैठे हुए हैं। आज भी उनके समान बहुत से कवि हो रहे हैं, बहुत से प्राचीन समय में हुए कवि, लेकिन वो लोग जो है अनामिका उंगली के ही योग्य हुए, कनिष्ठिका के निचले भाग के भी योग्य नहीं। इस तरह से आपका ये अध्याय महाकवि कालिदास के ऊपर आधारित कविकुल गुरु कालिदास पाठ अध्याय पूर्ण हुआ। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको केवल यही ध्यान देना कि संस्कृत की व्याख्या अगर आपकी तैयार हो गई तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। अगर सारी व्याख्या को आपने मन से संदर्भ प्रसंग के साथ हल किया, लिखा, पढ़ा, तो थोड़ी बहुत जैसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप तुरंत उसका उत्तर दे देंगे। जैसे पूज्य कालिदास काव्य संगी रस का, तो आपको ऊपर पता है कालिदास काव्य संगी रस, श्रृंगार रस, कालिदास काव्य गुड़ह का, अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य रचना। तो ये सब तो आप अगर पूरी व्याख्या आपने कर ली तो आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, आप इसको सारे वीडियो जब आप देखेंगे तो ध्यान देना कि सभी को जो शब्द अर्थ हैं, अगर आपको आगे भविष्य अपना मजबूत करना, सभी शब्द अर्थ की एक कॉपी बनाइए, उसमें शब्द के अर्थों को लिखते रहिए। सारांश पूछेगा परीक्षा में, सारांश आपको सबसे पहले हम बता दिए पूरे पाठ का, वीडियो में है। व्याख्याएं होगी तो 8-9 पार्ट जो बने इस पूरे पाठ के, पार्ट बना करके हमने सारी व्याख्याएं आपको दी। तो आप जम के तैयारी करें, मन से तैयार करें और लक्ष्य बना के तैयारी करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क करें। हम सदैव आपके हर समस्याओं के समाधान के लिए तैयार हैं 24 घंटे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।